नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। दोस्तों, हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7 चैप्टर कणों का निकाय एवं घूर्णन गति का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप जड़त्व आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं, या उसको घूर्णन जड़त्व भी कहा जा सकता है। हमने स्थानांतरित गति के अंदर भी ऐसा देखा था कि किसी पिंड की गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। घूर्णन गति में भी ऐसा ही जड़त्व पाया जाता है। अर्थात यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो यदि उसकी घूर्णन गति में या अवस्था में जब परिवर्तन करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन करने का जो विरोध करने का एक गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं, घूर्णन जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या है कि यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उस पिंड का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी है, दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। चलिए हम एक एक करके इनको पुट करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं घूर्णन जड़त्व की। तो क्या है घूर्णन जड़त्व? घूर्णन गति कर रहे पिंड की घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण, परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कह दीजिए, इसको हम घूर्णन जड़त्व भी कह सकते हैं। दोस्तों, घूर्णन जड़त्व भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन सुन लीजिए दोस्तों कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान, घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान वह घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को, जो घूर्णन अक्ष से दूरी है उसके वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों, इसे I से प्रदर्शित करेंगे, इसे कैपिटल I से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से लिखेंगे, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम ये कंसीडर कर लें एक कण के लिए, एक पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। हम ये मान लें कि हमारे पास में कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और वो घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है, तब उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, ये हम कंसीडर कर लें हमारे पास में, जैसे यहां पर ये कोई पिंड है और ये इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है। ये है घूर्णन अक्ष। ये दोस्तों क्या है? घूर्णन अक्ष। यह है स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी है वो है स्मॉल r। ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी हमने कितनी कंसीडर कर ली है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r है। घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r है,
तो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी? जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, हमने अभी इसको परिभाषित किया कि घूर्णन गति कर रहे पिंड का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहां पर स्मॉल m है, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल, घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो ये हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया, सूत्र आ गया है दोस्तों। ये तो किसी एक पार्टिकल के लिए है, जब कोई पार्टिकल पिंड किसी घूर्णन अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहां पर हम ये ले लें कि कोई बड़ा पिंड है और उसमें बहुत सारे कण मौजूद होते हैं, उस कंडीशन में जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो अब हम ले रहे हैं, माना n कणों का कोई निकाय है, माना n कणों का कोई निकाय है, माना n कणों का कोई निकाय घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 डॉट mn है, इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां, इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां, घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, हम यहां पर दूरियों कंसिडर करें r1, r2 डॉट rn है। दूरियां कितनी ले ली हमने? r1, r2, r3 डॉट rn। देखिए दोस्तों, यहां पर ये हमने ले लिया पिंड और ये ले ली हमने इसकी घूर्णन अक्ष। ये इसकी क्या है दोस्तों? घूर्णन अक्ष है। और इस पिंड के अंदर ये जैसे स्मॉल m1 द्रव्यमान है जिसकी यहां से दूरी r1, ये कण है m2 जिसकी दूरी घूर्णन अक्ष से r2, ये है m3 जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r3, और ये है mn जिसकी दूरी है rn। ऐसे बहुत सारे कण इस पिंड में मौजूद है। कुछ कणों को हमने दिखाया, घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी को भी प्रदर्शित किया। पहले कण का, यदि हम m1 द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण की बात करें या पहले कण की बात करें, तो पहले कण के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है वो आ जाएगा हमारे पास में I1 बराबर m1 r1 स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे कण के लिए I2 बराबर आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर, और nवें कण के लिए In बराबर आ गया mn rn का स्क्वायर। कुल जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? इस पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण, देखिए दोस्तों, कुल जड़त्व आघूर्ण के लिए उनका हम योग कर देंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस डॉट In। अब इन सब की वैल्यू यदि हम यहां पर पुट कर दें तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर आ जाएगा। यहां से इसको हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, I इक्वल टू 1 to n mi इंटू ri का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो हम इस पिंड के जड़त्व आघूर्ण को इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम और आपके सामने रखते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला था दोस्तों। अब जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए क्या क्या है वो अब देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है दोस्तों, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर m इंटू आर स्क्वायर। m यहां पर द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, r यहां पर दूरी जिसका मात्रक मीटर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण की विमा, तो जड़त्व आघूर्ण की जो विमा है दोस्तों क्या होगी? देखिए
यहां से द्रव्यमान के लिए तो इसकी घात आ जाएगी 1, L की घात 2, T की घात 0। ये हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण की विमा आ गई है। अब देखिए दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, किन राशियों पर डिपेंड करता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मान देखिए किन किन पर निर्भर करेगा। पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसके अलावा द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है कि द्रव्यमान किस तरीके से वितरित है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर अलग अलग घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण भी अलग अलग होता है। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। तो फिर जड़त्व आघूर्ण का मान किन पर नहीं निर्भर करता। तो देखिए दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मान कोणीय वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोणीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण पर भी डिपेंड नहीं करता, बल आघूर्ण पर भी निर्भर नहीं करता, कोणीय संवेग पर भी डिपेंड नहीं करता, कोणीय संवेग पर भी निर्भर नहीं करता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। इन राशियों के ऊपर डिपेंड नहीं होगा इसका मान। अब देखिए दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि। तो देखिए दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण न तो सदिश राशि होती है और न ही अदिश राशि होती है, जबकि ये घूर्णन गति से संबंधित है। बट फिर भी इसे हम न सदिश राशि लेंगे न अदिश राशि लेंगे। उसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि इसका मान अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम अदिश राशि नहीं ले सकते। अब दोस्तों, इसको एक नई भौतिक राशि के रूप में माना गया है। परदिश भौतिक राशि कहा जाता है, टेंसर इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका मान अलग अलग घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अलग अलग होता है। तो दोस्तों, तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो एक परदिश भौतिक राशि होती है। जड़त्व आघूर्ण एक परदिश भौतिक राशि होती है। परदिश भौतिक राशि होती है क्योंकि अर्थात इसका मतलब समझना दोस्तों, ये न अदिश राशि है न ही सदिश। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मान अलग अलग अक्ष के सापेक्ष अलग अलग होता है। जड़त्व आघूर्ण का मान अलग अलग अक्ष के सापेक्ष, जड़त्व आघूर्ण का मान अलग अलग अक्ष के सापेक्ष अलग अलग होता है दोस्तों। इसलिए जड़त्व आघूर्ण को हम परदिश राशि लेकर चलते हैं, परदिश से भौतिक राशि मानकर चलते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो जड़त्व आघूर्ण से संबंधित। इस वीडियो के अंदर हमने जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित किया, इसके मात्रक विमाएं देखी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी, सूत्र देखा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।